तो आज तहरीक लब्बैक के रहनुमा मौलाना आसिफ जलाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में। हम इस पे बात करेंगे। मज़हर बरलास मज़हर साहब, सबसे पहले हम चलते हैं आसिफ जलाली साहब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ और हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। फिर हम मज़हर बरलास साहब की तरफ जाएंगे और उनसे तबसरा लेंगे कि तोड़ फोड़ करने वाले अफराद की शनाख्त करके बताया जाए कि उनका ताल्लुक किस जमात के साथ है, ताकि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत की तहरीक के खिलाफ जो साजिश हुई है वो साजिश बेनकाब हो जाए। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहरीक लब्बैक इस्लाम का ऐसे लोगों से और ऐसे मौक़िफ़ से हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं है। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि लोगों की गाड़ियाँ जलाई जाएँ, कारें जलाई जाएँ, उनके घर जलाए जाएँ। इस्लाम किसी के मिल्क में मुदाखलत की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। तो ये कानून नहीं शरीयत में कि एक नेकी करते हुए दूसरा गुनाह कर लिया जाए, ऐसा हरगिज़। जी मज़हर बरलास मज़हर साहब, तो आप अपने नाजरीन को खबर एक बताऊं। जी जी बताएं, बिल्कुल बताएं। खबर ये है कि ये जो आसिफ जलाली साहब है ना, असल में तहरीक लब्बैक के यही सरबराह थे, बानी मुबानी यही थे। और इस पे काबज हो गए वो दूसरे लोग आके, पहले शामिल हुए साथ, अच्छा, फिर काबज हो गए। अच्छा, और काबज होने वालों में से भी एक आपको पता है कि वो महकमा औकाफ के मुलाजिम रहे एक मस्जिद में, फिर शायद हूँ चूँकि वो फैसिलिटेट तो किसी ने किया था ना उनको, तो अब जो मुजारे थे उनमें भी वो आगे आगे हो गए। सही। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते रहे। देखिए जी, डॉक्टर आसिफ जलाली साहब ने अच्छी बात की है, दो हवालों से अच्छी बात की है, यानी आइनी और कानूनी लिहाज से भी उम्दा बात की है, सही, और शरी लिहाज से भी अच्छी बात की है। इस तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन तो मेरे खून में शामिल है, तो मैंने खत्म नबूवत पे पहरा फिर भी देना है, नमूस रिसालत पे पहरा फिर भी देना है, और ये काम तो हमने दिन रात करना है। और तहरीक सिरात मुस्तकीम का प्लेटफार्म, जिसकी गोद में तहरीक लब्बैक पैदा हुई, तहरीक सिरात मुस्तकीम जिसकी गोद में तहरीक रिहाई पैदा हुई, यौम विलादत का पता है 22 मार्च 2014, मकाम रेलवे स्टेडियम लाहौर। 22 मार्च 2014 रेलवे स्टेडियम लाहौर के स्टेज पर तकरीबन 150 उलमा व मशाइख पूरे मुल्क के और लाखों सुन्नी उस तहरीक सिरात मुस्तकीम के स्टेज पर इस तहरीक की गोद में तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने जन्म लिया और मुझे इन लोगों ने चेयरमैन बनाया। फिर उस तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी की गाजी साहब के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, तो उसके बाद मेरे फोन करने पर सारी तहरीक चली। मौलाना खादिम साहब मेरे साहब मुकम्मल मुकाता में थे, मैंने पहल की कि पानी सर से गुजर गया, तो अब हम ये तहरीक चलाएं। तो पहली रैली, पहला एहतजाजी मुजाहरा गाजी साहब के खिलाफ जब केस सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा, पहला मुजाहरा मेरे फोन पर खादिम हुसैन रिजवी साहब प्रेस क्लब के सामने आए, और फिर सारी तहरीक उस एक फोन पे चली। और इसमें 3 हम हजरात थे जिन्होंने जामिया नईमिया में मीटिंग बुलाई, ये कायदीन भी मौजूद थे, ये तो सुप्रीम काउंसिल के रुकन है, पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब और मियाँ वलीद साहब, ये हमारी सुप्रीम काउंसिल के रुकन है। और वो सुप्रीम काउंसिल के गाजी साहब की जिंदगी में जो आखिरी मीटिंग हुई थी तहरीक रिहाई की, उसमें भी ये हजरात मौजूद थे। तो ये जामिया नोमानिया की मीटिंग में तकरीबन 70 उलमा व मशाइख थे, और मैं घर से तय करके गया था कि मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा। तय किया था मैंने। एक बार मुझ पे बात आई, मैंने टाली, दूसरी बार आई मैंने टाली, तीसरी बार आई मैंने टाली। फिर मैंने अपनी तरफ से कहा कि चेयरमैन पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को बनाया जाए। ये बात मंजूर ना हुई। मैंने कहा चेयरमैन मलक बशीर अवान साहब को बनाया जाए, ऑन द रिकॉर्ड है, ये भी मंजूर ना हुई। मैंने कहा फिर पर्चियां डाली जाए कि हर एक पर्ची पे लिखे कि चेयरमैन कौन होगा। तहरीक रिहाई रिन्यू हो रही थी, तो पीर अफजल साहब कादरी, उनके ये अल्फाज थे पंजाबी में
जे तुसी अगे ना लगो तो अज गड्डी नहीं चलती, तुसी अगे ना लगो अज साडे ते गड्डी नहीं चलती। खादिम हुसैन साहब के ये अल्फाज थे, गुस्से में मुझे, मैं साथ ही बैठा था, कहने लगे जे आप तुसा चेयरमैन नहीं बनना तो मैं आज तो बाद किसी मीटिंग में नहीं होना, ये मेरी आखिरी मीटिंग है। ये उनके जुमले थे। और साथ ही बैठे थे पीर सईद इरफान शाह साहब मशहदी, तो खादिम हुसैन साहब ने उनसे सिफारिश के लिए कहा। पीर अफजल कादरी साहब ने, चूंकि पीर सईद इरफान मशहदी साहब मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे शेख के बेटे भी हैं, उनसे भी इन दोनों ने कहलवाया कि इनको मनाओ कि ये हमारे चेयरमैन बने। इस सूरत हाल में इन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया और मेरी सूरत हाल ये थी कि दूसरी मर्तबा मेरी हेपाटाइटिस की वैक्सीनेशन हो रही थी। मेरे चेहरे का रंग बदल चुका था, उस दवाई की वजह से मैं 3 मिनट खड़ा होकर तकरीर नहीं कर सकता था। यह मेरी कैफियत थी कि मेरे हाफजे पर इतने गहरे असरात थे उस हेपाटाइटिस की सख्त दवाई की, जो दूसरी बार हो रही थी। और फिर गाजी साहब का मामला गम का कि सजाए मौत हो गई है। इसके बावजूद कि डॉक्टर मुझे कहते थे किसी एक रैली में भी नहीं जाना, और मैंने एक भी नागा नहीं किया। हर रैली में गया, हर इजलास में गया। मैं कहता हूं मेरी बीमारी भी नक्शबंदी थी कि खादिम हुसैन साहब तो टांगों का मसला था ना हेपाटाइटिस, ना उनको शुगर, उनको तो लोग उठाए फिरते थे। और मेरी बीमारी भी नक्शबंदी थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि कहां तक मेरी बीमारी पहुंची हुई है। मैंने तो अपनी टांगों पे चलना था। मैं उन दिनों की आप तस्वीरें देख लें, जब मैं तकरीर करने लगता था अक्सर मैं बैठ के जुमले बोलता था। अगर खड़ा होता था तो मेरा बैलेंस सही नहीं रहता था, मुझे फौरन बैठना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद शदीद तरीन मेरी जिंदगी में मुझ पर ऐसी कैफियत नहीं आई जो गाजी साहब के खिलाफ जब फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उनकी शहादत और शहादत के बाद डी चौक के धरने तक मेरी जिंदगी में ऐसी जिस्मानी कैफियत मेरी कभी भी नहीं बनी जो इन दिनों में मैं एक एक दिन मैंने गुजारा, ना रात को नींद ना दिन को चैन। यानी यही कि गाजी साहब के साथ क्या बनागा, ये तहरीक कैसे चलेगी। बहरहाल इन मामलात में भी जब शदीद सर्दी के मौसम में मैं मीटिंग में बैठता था तो मेरे सर से पसीना जारी होता था। मैं पगड़ी साइड पे करके पसीने साफ करता रहता था शदीद सर्दियों में। यह सूरत हाल थी। बहरहाल हमने साथ दिया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो यहां नहीं, वो इस बोर्ड के सामने मैं पेश करके अपनी दास्तां, अपना इस्तीफा, एक तो वो 70 उलमा व मशाइख जिन्होंने मेरे सुपुर्द की थी क़यादत, वो भी बैठे होंगे, और दीगर कायदीन उनमें से, और शूरा और तहरीक रिहाई और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे हजरात मौजूद होंगे।